डियर फ्रेंड्स, ज्ञान गार्डन में आपका फिर से स्वागत है। आज हमने अपने डिस्कशन के लिए टॉपिक को रखा है समय को देखते हुए। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, टेम्परेचर में बेतहाशा वृद्धि हो रही है और हीट वेव भी लगभग अभी से चलने लगा है या और चलेगा। तो इसमें हमको अपना भी ख्याल रखना है और अपने पौधों का भी ख्याल रखना है। तो पॉइंट वाइज हम देखें कि हम कैसे अपने पौधों का बचाव अत्यधिक गर्मी से और लू वाले कंडीशन से कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है सिंचाई की। तो सिंचाई हम कब करें, कैसे करें, कितना करें। सिंचाई कभी भी दोपहर में नहीं करें, ठीक है। सिंचाई कभी भी जब गर्मी बढ़ रही है उस समय नहीं करें। या तो अर्ली मॉर्निंग में एकदम अल सुबह यानी काफ़ी प्रातः काल में सिंचाई करें, या नहीं तो फिर शाम को सूरज ढलने के बाद जब थोड़ी ठंडक आ जाए उस समय सिंचाई करें, ठीक है। अगर आपका पॉट या पोहा की मिट्टी अभी ज़्यादा गर्म है तो सिंचाई उस समय नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि कितना, तो कभी भी पौधे में इतना पानी मत डालें कि वो पूरा लबालब हो जाए, ठीक है, उसका गर्दन भी थोड़ा डूब जाए। क्योंकि अगर आपको प्यास लगी है और आपका नाक ही पानी में डूब जाए तो क्या आप पानी पी पाएंगे? नहीं। यही स्थिति है पौधों के साथ भी। तो पानी डालें और गर्मी में खास करके थोड़ा डीप पानी पड़ना चाहिए उसमें, लेकिन इतना डीप नहीं कि वो जो है बिल्कुल लबालब हो जाए, ठीक है। और ज़रूरत के मुताबिक पानी उसमें आप सप्ताह में लगभग रोज़ अभी का जो समय है उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपना उस पॉट में या वहाँ की मिट्टी में आप अपना उंगली डुबाइए, और उंगली इतना डूबने के बाद जो है, इतना मतलब धंसने के बाद अगर आपको महसूस होता है कि इसमें नमी है, या पॉट को उठाते हैं आपको लगता है कि नहीं अभी ये पॉट हमारा हेवी है, ठीक है, तो आप मान के चलें कि इसमें अभी पानी है, ठीक है। तो अगर पानी है तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गर्मी में अभी पानी उसमें थोड़ा डीप डालें, ठीक है, ओके। तो ये हुई बात। और इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि आपने नाम सुना होगा ड्रिप इरिगेशन का, ठीक है। अगर आपकी बागवानी है उसमें आपने जो है बूंद बूंद सिंचाई वाला सिस्टम लगा के रखा है, जैसे भी हो, ठीक है, या तो बजाबता उसको इंस्टॉल करा करके रखा हो, या आपने किसी जो है कौशल से आपने उसमें आजकल बोतल में भी लोग छेद करके उसमें उसको ड्रिप सिस्टम का बना रहे हैं। तो ड्रिप से अगर आप पौधे को पानी डालते हैं तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। इसमें पौधा जो है आपका ज़्यादा अच्छा होगा, उसमें जो फल और सब्जी लग रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। तो ये पौधे को आप बीच बीच में पानी से धो भी डालें, ठीक है, दोपहर में नहीं, उसमें नुकसान हो सकता है, ठीक है। बिल्कुल सुबह में या शाम को पौधे की एक बार धुलाई कर देने से, रोज़ रोज़ नहीं, ये लगभग सप्ताह 10 दिन में एक बार अगर आप धो देते हैं सादा पानी से अपने पौधे को, तो उसके जो पत्ते हैं उन पत्तों में जो रंध्र है, ठीक है, जो उनका सांस लेने का सिस्टम है, ठीक है, स्टोमाटा वगैरह है, वो सब क्लीन रहेगा। अदरवाइज आप देखते हैं कि काफ़ी धूलकण बैठे रहते हैं और पौधा जो है लगता है कि उसका दम घुट रहा है और वह धीरे धीरे अस्वस्थ हो जाता है। तो इसका थोड़ा ख्याल रखें। आइए अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है मल्चिंग। मल्चिंग को आप हिंदी में कहें तो पलवार लगाना, या आपने देखा होगा कि अभी हमने कुछ प्लांटिंग किया, हमारा अभी बेबी प्लांट है, तो उसको हम ऊपर से जो है थोड़ा घास फूस से ढक देते हैं, ठीक है, या फिर देहाती भाषा में कहें तो कुछ पतलों वगैरह से उसको ढक देते हैं, ठीक है, पुआल से ढक देते हैं, ताकि वो डायरेक्ट सन जो है उस पर उसका अटैक नहीं हो और वो सुरक्षित रहे। तो ये हुआ पलवार, ये मल्चिंग, ठीक है। मल्चिंग आप चाहे तो जितने भी आपके घास वगैरह हैं, ठीक है, आप ही के खेत से निकले हुए उसको काट करके उसको थोड़ा सा सूख जाने दें, उसका मल्चिंग आप कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं प्लास्टिक का भी ज़रूरत पड़ने पे आप मल्चिंग जो है वो कर सकते हैं। मल्चिंग में एक चीज़ देखिए कि मल्चिंग का मटेरियल अच्छा हो, ठीक है, और अगर ऑर्गेनिक मल्चिंग है तो वो तो आपके फिर खेत में एक तरह से मैन्योर का भी काम कर जाएगा। तो मल्चिंग करने से क्या फ़ायदा होगा कि वीड्स नहीं आएंगे, यानी
खरपतवार जो है वो नहीं आएंगे। जो मिट्टी में मॉइस्चर है उसका लॉस जो है बहुत कम होगा, ठीक है। आपके पौधे जो है वहाँ पर पानी रहेंगे, ठीक है। और जो क्वालिटी है खास करके आपके उत्पाद की वह भी अच्छी होगी। तो मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो लकड़ी के बुरादा वगैरह से भी ये मल्चिंग जो है कर सकते हैं। जो भी उपलब्ध मटेरियल है, मल्चिंग का यही उद्देश्य है कि डायरेक्ट मिट्टी पर जो सूरज की अधिक गर्मी है वो नहीं पड़े, ठीक है, और आपका उससे जो है पौधा बचा रहे, ठीक है। इससे नमी टिकता है उसमें। मल्चिंग आजकल बहुत सारे टेक्निक से हो रहे हैं और मल्चिंग के लिए गवर्नमेंट जो है इंसेंटिव भी तरह तरह का दे रही है। वो आप चाहें तो अलग से उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तीसरा पॉइंट आइए हम देखते हैं, ठीक है। अवॉइड केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब तक ये ज़्यादा गर्मी पड़ रही है आपको केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। अगर बहुत ज़रूरी है तो आप उसमें भी लिक्विड केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और लिक्विड केमिकल फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल करना हो तो वही अर्ली मॉर्निंग में या फिर जो है शाम को। लेकिन भरसक अगर आप अवॉइड करते हैं और उसके बदले कुछ ऑर्गेनिक मैन्योर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तब जो है बेहतर होगा। तो अभी आपको अत्यधिक गर्मी की स्थिति में फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल, केमिकल फर्टिलाइज़र का नहीं करना है, अवॉइड करना है, ओके। आइए चौथा नंबर देखते हैं और चौथा नंबर को हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पर डिटेल करके बताएंगे। आपने नाम सुना होगा माइकोराइज़ा, ठीक है। माइकोराइज़ा जो है आजकल बाज़ारों में उपलब्ध है। आप जाएंगे जो एग्रीकल्चर इनपुट्स वाले दुकान है जो बेचते हैं उनके यहाँ आपको माइकोराइज़ा मिल जाएगा। और जो बहुत सारे इनोवेटिव लोग हैं इसका इस्तेमाल अब करने लगे हैं। तो माइकोराइज़ा है क्या? माइकोराइज़ा आप खरीद करके लाएंगे तो आपको लगेगा कि यह डस्ट है, ठीक है। और दरअसल उसमें एक फंगस होता है। माइकोराइज़ा एक फंगस है जो प्राकृतिक फंगस है, ठीक है। इसको कल्चर करके लोग तैयार करते हैं और जहाँ माइकोराइज़ा जाएगा ये अपने आप को उस खेत में फैलाएगा, ठीक है। तो ये सिम्बायोसिस यानी सहजीवी के रूप में जो है पौधे की जड़ के पास रहता है, वहीं पर अपना कॉलोनी बना लेता है, ठीक है। धीरे धीरे वहाँ फैलता है। माइकोराइज़ा का काम क्या है? माइकोराइज़ा पता कर लेता है कि पानी वहाँ पर है और पानी और पौधे की जड़ को वो मिला देता है एक तरह से, ठीक है। इतना विकास करता है रूट सिस्टम का और खुद अपने भी इसका जो एक मैट की तरह, चटाई की तरह इसका जो हाइफा वगैरह है वो निकलता है, ठीक है। चूँकि फंगस है तो उससे क्या होता है कि जो पौधे का रूट सिस्टम है उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ठीक है। और बढ़ने से क्या होता है कि वो और दूर तक जा कर के वो ढूंढता है, ठीक है। और ये माइकोराइज़ा पौधे की जड़ में एक तरह से घुस करके वहाँ पर वैस्कुलर कुछ अपना टिश्यू तैयार कर लेता है, ठीक है। पौधे को बड़ी आसानी होती है। समझ लीजिए कि जो पानी पौधे से कुछ दूर पर था, ठीक है, वहाँ वो ठीक से नहीं पहुँच पाता, उस पानी तक ये ड्राउट की स्थिति में माइकोराइज़ा पौधे को पानी उपलब्ध करा देता है। और यही कारण है कि आजकल खास करके रेनफेड फार्मिंग वगैरह में या फिर ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर में, ठीक है, या और भी जहाँ बागवानी हो रही है, वेजिटेबल्स वगैरह लगा रहे हैं, फल लगा रहे हैं, ठीक है, या फिर हमारे और भी जो हमारे क्रॉप्स हैं उसमें भी माइकोराइज़ा का इस्तेमाल होने लगा है और ये सर्वसुलभ है। लेकिन अभी भी इसके बारे में अवेयरनेस थोड़ा कम है। ये बहुत मज़ेदार चीज़ है। यह जो है पौधों को खास करके थोड़ा सा ड्राउट रेसिस्टेंट भी एक तरह से बनाता है, ओवरकम करने में उसको हेल्प करता है, ठीक है। गर्मी को झेलने में उसको मदद करता है। अब ये पौधा देखिए, यहाँ पर लगता है कि माइकोराइज़ा नहीं है, ठीक है। नेचुरली माइकोराइज़ा हो सकता है कि वहाँ खेत में नहीं हो, ठीक है, बहुत कम हो। तो यहाँ माइकोराइज़ा नहीं है, यहाँ आपने माइकोराइज़ा डाल दिया है। तो माइकोराइज़ा डालने से इसका रूट सिस्टम जो है वो थोड़ा देख रहे हैं कि बढ़ गया, ठीक है। और ये आसानी से पानी तक जो है ये पहुँचेगा। ये इतना ही काम नहीं है इसका, रूट सिस्टम बेहतर होने से और पानी तक पहुंच जाने से क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट का जो अपटेक है वो बढ़ जाता है। जो ऐसे न्यूट्रिएंट्स थे जो इमोबिलाइज्ड हो गए थे, ठीक है, फिक्स्ड हो गए थे एक तरह से, उसको भी ये मोबिलाइज करता है, ठीक है। लगभग बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, उन सबको ये आसानी से उपलब्ध कराता है, ठीक है। तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। और अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये माइकोराइज़ा जो है
आखिर इसको कैसे डालेंगे, ठीक है। तो माइक्रोराइजा एक तरह का आप कह सकते हैं कि बायो फर्टिलाइज़र है। आप इससे टीका एक तरह से लगा रहे हैं। टीका आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं। खेत जोत रहे हैं, उसमें आपने माइक्रोराइजा ला करके खेत में जो है कॉन्सेंट्रेटेड है तो ऐसे डाल दिया, उसमें डोज कम लगेगा, ठीक है। अगर आप चाहें कि हम इस माइक्रोराइजा को पूरे खेत में और बेहतर ढंग से डालें, तो जैसे 4 किलो माइक्रोराइजा ला करके, ठीक है, उसको आप जो है लगभग 50-60 किलो कंपोस्ट में मिला दें, ठीक है। कंपोस्ट में मिलाने के बाद उसको थोड़ा ढेर लगा करके हल्का उसको नम कर दें, थोड़ा उस पर पानी डालें हल्का, ठीक है। और वो जब उसमें नमी रहेगी उसको छोड़ दें, 5-7-10 दिन के लिए छोड़ दें, तो क्या होगा कि माइक्रोराइजा उसमें पूरा गोबर में मिल जाएगा और वॉल्यूम बढ़ गया, आपको डालने में आसानी होगी। आप इसको मिट्टी पर जो है छिड़काव कर दीजिए, या इसको लेकर के अलग से भी आप अपने पॉट में डाल सकते हैं, या फिर अपने किचन गार्डन में ये पौधे के पास डाल सकते हैं, या फिर आप जो नया पौधा कहीं लगा रहे थे उसमें भी इसको आप, अभी बागवानी का बहुत सा पौधा भी लोग लगाएंगे, उसमें भी इस माइक्रोराइजा को इस रूप में आप डाल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए, अगर सीधे पॉटेड प्लांट में डालना है, ठीक है, आप तो या एक गड्ढा बना करके पौधे में आप डाल रहे हैं, तो 1 से 2 ग्राम, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में इस पाउडर को आप इसमें डालेंगे। और इस पाउडर को क्या कहते हैं, इसको प्रोपेग्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल्स। ये प्रोपेगेट करता है, ये फैलता है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो फैलते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोपेग्यूल्स। बहुत क्लियर। अब जो है हम एक और चीज़ देखें कि आप चाहें तो इससे बीज का भी उपचार कर सकते हैं। लगभग 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम 10 ग्राम तक जो है पर केजी सीड आप इसको उसमें मिला सकते हैं, ठीक है। और इरिगेशन के पानी में भी आप इसको चाहे तो मिला करके माइक्रोराइजा को आप पूरे खेत में फैला सकते हैं। तो माइक्रोराइजा जब ही आपके खेत में पहुंचेगा तो उसका असर जो है आपको 15 दिन से लेकर के 20 दिन के बाद दिखने लगेगा पूरा, ठीक है। और स्वाभाविक है कि आपके फसल में जो है वो लू वगैरह का प्रकोप, हीट वेव्स का, इसका प्रकोप जो है नहीं के बराबर होगा, नहीं होगा, ठीक है। पौधे स्वस्थ रहेंगे। और एक और चीज़ यहाँ कहना हम भूल रहे हैं कि ये यही काम नहीं करता। न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ाना, पानी को पहुँचाना, उसमें हेल्प करना, इतना ही नहीं, ये कुछ पैथोजेंस को भी, ठीक है, जो बीमारी पैदा करने वाले कुछ हानिकारक फंगस हो सकते हैं, कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं मिट्टी में, उनको भी ये कम करता है, ठीक है। उनको भी ये दबाता है, कॉम्बैट करता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये माइक्रोराइजा तरह तरह के ब्रांड के नाम से उपलब्ध है। इसका प्रयोग हम किन किन फसलों में कर सकते हैं? तो आप जैसे आम में कर सकते हैं, लीची में कर सकते हैं, अनार में, पपीता में, आपको जहाँ इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। अमरूद में, इस तरह से टमाटर में, जहाँ मन करे इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में, अपने जनरल क्रॉप में, मेज़ वगैरह सब में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप माइक्रोराइजा का इस्तेमाल कर करके इसको आप अकेले, इस पूरे टॉपिक को अगर देखा जाए तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए ये इनोकुलेट विथ माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा से उसमें टीका लगावे। क्लियर? तो अब इसके बारे में अलग से भी आप डिटेल में थोड़ा और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये माइक्रोराइजा आपको हर जगह बाजार में उपलब्ध है। अब यहाँ देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अवॉइड रीपॉटिंग। यानी अगर आपको पॉट बदलने की इच्छा है, ठीक है, आपका पॉट पुराना हो गया है, फूट गया है, या मिट्टी जो है उसका बहुत पहले से कमज़ोर हो गया है, उसका ताकत, चाहते हैं कि हम इसको रीपॉटिंग करें, ठीक है, तो यह काम अभी मत करें, ठीक है। क्लियर? इसको अभी नहीं करना है। जब बिल्कुल हीट वेव खत्म हो जाएगा, ठीक है, मौसम सही हो जाएगा, तब अपना रिपोर्टिंग आप कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, रिपोर्टिंग को तो नहीं ही करना है, आप जो है इसमें प्रूनिंग अगर अभी नहीं करें, अवॉइड प्रूनिंग। आप जो है कटाई छटाई, प्राय देखते हैं ना कि जो पौधे होते हैं झाड़ी नुमा वगैरह, फूल का पौधा होता है, उसमें कटाई छटाई लोग बीच बीच में करते रहते हैं। इस कटाई छटाई को भी आप, जब तक गर्मी है तब तक आपको, इतनी गर्मी है मतलब बेतहाशा गर्मी है, इसमें नहीं करना है। इससे स्ट्रेस जो है पौधों पर और ज़्यादा बढ़ेगा। इस पॉइंट को भी ध्यान दें। बहुत सारे लोग
ऐसा ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम छठा पॉइंट देखें कि अगर वेजिटेबल्स वगैरह आपने लगाया है तो आप कोशिश करें कि हम अगर उसको ओवर मैच्योर होने के लिए छोड़ देते हैं, भिंडी है या कोई चीज़ है, ठीक है, बेतहाशा गर्मी है, तो ओवर मैच्योर जितना ही करने के लिए आप छोड़ेंगे कि भाई ठीक है 2 दिन के बाद तोड़ते हैं, तो अगर वो खाने के लायक हो गया है तो भाई उसको तोड़ लें, नहीं तो जितना वो रहेगा पौधे पे फिर स्ट्रेस जो है उस पौधे का बढ़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा मतलब उपाय है। इसके अलावे प्रोवाइड शेड क्लॉथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आपको यहाँ पर चित्र से दिखा भी रहे हैं। ठीक है, जो एक तरह का ऊपर से आप जो है ना छावनी जैसा लगावें। ठीक है, आपने देखा होगा आजकल जो संरक्षित खेती हो रही है उसमें भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, बांस की सहायता से या फिर पोल्स लगा करके ऊपर से क्या करते हैं, एक जो है ऐसे क्लॉथ का जो जालीदार हो, ठीक है, उससे उसको हम पौधे को ऊपर जो है, जैसे आप इमेजिन करिए कि आप सोए हुए हैं मच्छरदानी के अंदर, तो क्या होता है मच्छरों से आपका बचाव होता है। तो मच्छरदानी क्या होता है आपको, ठीक है, मच्छर से बचाता है, लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल मच्छरदानी की तरह उतना अभी पौधे को ढकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे डिवाइस हैं और गवर्नमेंट उस पर भी इंसेंटिव दे रही है, बहुत सारे ऐसे हमारे कार्यक्रम हैं। ठीक है, जिसमें जो है काफ़ी अनुदान दिया जा रहा है। आप सिंपल उपाय करें, जैसे धोती हो सकता है, साड़ी हो सकता है, मच्छरदानी आपका कोई पुराना हो गया है उसका कपड़ा हो सकता है। ठीक है, तो आप जो है क्या करें कि ऊपर से एक चादरनुमा उसको चारों तरफ फैला दें। ठीक है, बांध दें, और चाहे तो एक और तरफ उसको लगा सकते हैं, ये नहीं कि चारों तरफ से लगा दिया। ठीक है, और थोड़ी ऊंचाई पर लगावें कि छन छन करके उसमें रोशनी आवे, डायरेक्ट गर्मी नहीं आवे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत तरह से इसको आप अपने कौशल से, अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है खास करके, और ये भी लू से आपके पौधों को खूब बढ़िया से बचा देगा। प्रोवाइड शेड क्लॉथ, क्लियर। इसके बाद आप एक चीज़ और देखें, वॉश लिव्स इंटरमिटेंटली, तो ये हमने आपको बता दिया है कि पत्तों को बीच बीच में आप धोते रहें सादे पानी से। ठीक है, अब देखिए हम जब अकेले होते हैं, या अभी हम अब कहते हैं कि अपने बच्चों को अकेले नहीं छोड़ें, या खुद भी बहुत धूप में अभी आप अकेले नहीं रहें, अवॉइड करें, तो पौधे को भी आप लोनली फील मत होने दें। जो खास करके आपके बेबी प्लांट्स हैं, ठीक है, छोटे पौधे हैं, उनको कभी आप ऐसा नहीं महसूस होने दें कि वे नेग्लेक्टेड हैं, अकेले हैं। उनको ऐसा महसूस होगा कि वे अकेले हैं तो स्ट्रेस उनका बढ़ेगा। इसलिए खास करके सभी पौधों पर तो ध्यान नहीं दे सकते हैं, जो आपके बेबी प्लांट्स हैं कोशिश करें कि उनको जो है एक साथ रखें। ठीक है, खास करके जब अधिक गर्मी पड़ रही है तो कुछ प्लांट्स को आप एक साथ सटा करके जब रखेंगे तो एक दूसरे को वो थोड़ा सा मतलब लगेगा कि वहाँ पर जो है ऐसा वातावरण बनेगा कि बहुत ज़्यादा गर्मी का असर नहीं पड़ेगा। और कोशिश ये करें कि आप अपने बेबी प्लांट्स को, ठीक है, कुछ दिनों के लिए, ठीक है, जो बड़े पौधे हैं उनसे जो थोड़ा छांव मिल रहा है उनके पास उसको ले जा करके रखें, या दीवार के पास जहाँ पर आपका छांव जो है थोड़ा मिल रहा है। यानी अपने खास करके जो बेबी प्लांट्स है उसको आप उस पर विशेष ध्यान दें। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा ये जो हमने आपको अभी बताया कि ऐसे क्रॉप्स को लें, ऐसे प्लांट्स को लें, चाहे वो फूल हो, चाहे वो आपका हॉर्टिकल्चरल प्लांट्स जैसे कोई फल हो सकता है, सब्जी हो सकता है, उसमें ऐसा प्लांट लगावें जो थोड़ा रेसिस्टेंस उसमें हो। आप दुकान से तहकीकात कर लें कि इसमें थोड़ा जो है गर्मी सहने की क्षमता है, या फिर जो है ये पौधा जो है, ये फसल ही इस तरह का है। जैसे उदाहरण के लिए जितने भी हमारे दलहनी फसल होते हैं अधिकांश, ठीक है, उनकी एक खासियत है, ठीक है, कि वो सबसे कम पानी में होते हैं, वाटर स्ट्रेस को वो झेल लेते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से जैसे तीसी के बारे में हम पढ़ रहे थे, तीसी जो है, अभी तो खैर तीसी का सीजन नहीं है, तिल जो है, इसमें भी जो है सबसे कम पानी एक तरह से देखा जाए तो तिल के पौधे में, ठीक है, लगता है। तो इस तरह का पौधा लगावें आप। और अगर साल्विया है, पेटूनिया इत्यादि बहुत तरह के ऐसे पौधे हैं जिसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, वो स्ट्रेस को बर्दाश्त करते हैं, तो वैसे प्लांट्स को आप प्रीफर करें। ठीक है, ड्राई लैंड हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे आंवला है, वहाँ भी पानी की ज़रूरत नहीं है, अनार में भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत
नहीं है, इस तरह के पौधों को आप लगावें। ठीक है, गुआवा में भी बहुत पानी की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सावधानी बरतें और अपने पौधों को आप इस हीट वेव से और इस एक्सट्रीम समर से आप बचा